स्टूडेंट्स एंड आज हम लोग लास्ट क्लास की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक आइडियलाइज्ड फ्लो में और एक रियल फ्लो में क्या अंतर होता है, और हम रियल आइडियलाइज्ड फ्लो और रियल फ्लो में क्या अंतर होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि फ्लूइड में विस्कोसिटी कहाँ से आती है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि किसी फ्लैट प्लेट पे अगर मान लो फ्लो हो रहा है तो लेमिनर, शुरू में लेमिनर होता है और बाद में जाके वो टर्बुलेंट होने लग जाता है। ट्रांजिशन पॉइंट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो जैसे जैसे आप प्लेट में आगे बढ़ते जाओ वो बढ़ते जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने ये भी समझा था कि किस तरह से आपका कौन सा सरफेस रफ़ होता है, कौन सा सरफेस स्मूथ होता है, और टर्बुलेंट लेयर के अंदर भी, टर्बुलेंट लेयर के पार्ट में भी कैसे एक छोटा सा लेमिनर सब लेयर पार्ट होता है। ठीक है, अब हमारा जो आज का केस है, हम लोग पिछले चीज़ों को कनेक्ट करेंगे आज की चीज़ों से। तो हमने ये सब देखा था पिछले क्लास में, हाउ बाउंड्री लेयर डेवलप अलॉन्ग अ सरफेस, हाउ वेलोसिटी वेरीज नियर द वॉल, हाउ थिकनेस मेजर्स, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, एनर्जी थिकनेस, इसे कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। अब देखो, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में जब हम लोग रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमारे पास एक टर्म आया था जो आया था वॉल शियर स्ट्रेस। अब वॉल शियर स्ट्रेस को उस समय हमने लिख दिया था, बट उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। बोला था कि वॉल में जो शियर स्ट्रेस जनरेटेड होती हैं वो वॉल शियर स्ट्रेस है, बट कैसे निकालेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमने नहीं देखा था। तो हमारी जो, अगर आप ओवरऑल ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखोगे तो जो विस्कोसिटी आ रही है या जो बाउंड्री लेयर बन रहा है, उन सब का ओरिजिन क्या था। जो एग्जांपल मैंने शुरू में दिया था, एग्जांपल क्या दिया था कि अगर एक मार्बल का सरफेस है और एक कंक्रीट का सरफेस है, दोनों पे पानी फ्लो कराओगे तो किस केस में तुम्हारा पानी मतलब स्मूथली फ्लो करेगा और किस में ऐसा होगा कि वो थोड़े देर के बाद रुक जाएगा क्योंकि ड्रैग फोर्सेस लग रहे होंगे। तो हमने बोला था कि भाई कंक्रीट में होगा ऐसा, और उसका रीज़न बोला था कि कंक्रीट के सरफेस से प्रोट्रूशंस निकले होते हैं जो फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, जो ड्रैग जनरेट करते हैं। ठीक है, तो वो फ्रिक्शन ड्रैग जो है वो क्या है, एक्चुअली वॉल शियर स्ट्रेस है। उस वॉल पे क्या शियर स्ट्रेस लग रहा है उसकी वजह से। तो सारा खेल तो हमारे वॉल शियर स्ट्रेस का है, बट हमें वो निकालने आ नहीं रहा। सिर्फ हमें पता है कि वो चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या है कि अगला जो हमारा गोल है, एनालिटिकली हमें कंप्यूट करना है वॉल शियर स्ट्रेस, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे बाउंड्री लेयर इक्वेशंस सॉल्व करने पड़ेंगे, और वो कम्प्लेक्स इक्वेशंस होते हैं तो मैथमेटिकली ऑब्टेन हो सकते हैं। सॉल्यूशन के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम ये समझेंगे कि वो बाउंड्री लेयर्स इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वॉल शियर स्ट्रेस आएगा। अब 1908 में ब्लॉसियस ने सबसे पहले इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाला था। और क्या एजम्पशंस लिए थे उसने एजम्पशन लिए थे कि फ्लो स्टीडी हो, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, लेमिनर हो, लेमिनर मैंने लास्ट क्लास में समझाया है, फ्लैट प्लेट के ऊपर हो, और कांस्टेंट फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। वो जो मैंने बोला था बाउंड्री लेयर के बाद जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, वो वेरी ना कर रहा हो। तो इसके ऊपर ये सब एजम्पशन लेके हम लोग दूसरे जो लेमिनर, इसके मतलब जब ये सब एजम्पशन लेके उसने सॉल्व किया, वॉल शियर स्ट्रेस आ गया, और वॉल शियर स्ट्रेसेस से आप फर्दर चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हम समझेंगे ब्लॉसियस ने ये सॉल्व कैसे किया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हुआ था कि मेन गोल क्या था, फिजिकल प्रॉब्लम क्या था हमारे पास, कि हमें वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी थी जो फ्लो में है, और वॉल शियर स्ट्रेस लेमिनर बाउंड्री लेयर में हमें पता करना था। अब इसको इतना डिटेल में आपको एक एक चीज़ डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, बट ओवरऑल पिक्चर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसे समराइज्ड फॉर्म में बता रहा हूँ। तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन उन्होंने क्या माना था, उन्होंने माना था कि हमारा फ्लो स्टडी है, 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशन में फ्लो हो रहा है, फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है, ये सब आपने फ्लूइड एनालिसिस के कोर्स में भी पढ़ा होगा। फ्लैट प्लेट है, कांस्टेंट फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, जो बोला अभी कि बाउंड्री लेयर के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी है वो मतलब जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है वो टाइम के साथ मतलब वो वेरी नहीं करेगी, वो कांस्टेंट है। प्रेशर ग्रेडियंट 0 है, मतलब प्रेशर का जो रेट ऑफ चेंज है वो 0 है।
तो ठीक है, तो ब्लॉसस ने क्या किया, ये सब एजम्पशन लेने के बाद एक बाउंड्री लेयर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को उन्होंने सिंगल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाया। अब उतना डिफरेंशियल इक्वेशन एक एक चीज़ सॉल्व करने की आपको शायद रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आप उतना डिटेल मत जाओ, बट अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट कि वो करना क्या चाहते थे। और ये सब एजम्पशंस लिया उन्होंने, इतने सिंप्लीफिकेशंस किए उन्होंने, तो उनको क्या अचीव हुआ फाइनली। तो उन्होंने क्या किया, ऑब्टेन वेलोसिटी प्रोफाइल इनसाइड द बाउंड्री लेयर एज वेल एज डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर वॉल शियर स्ट्रेस। ओके, तो वो बाउंड्री लेयर इक्वेशन जो प्रेंटल ने एक्चुअली स्टडी किया था, मतलब इक्वेशंस प्रेंटल ने बनाए थे, लेकिन उसका सॉल्यूशन ब्लॉसियस ने 1908 में आगे किया था। तो बस बाउंड्री लेयर इक्वेशंस मैं बता दे रहा हूँ कि कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन है, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल बी बाय डेल वाई इक्वल टू 0, मोमेंटम का एक्स में मोमेंटम का इक्वेशन है, और वाई का मोमेंटम सिंप्लीफाई हो जाता है क्योंकि हमारा मानते हैं कि प्रेशर वेरिएशन इन डायरेक्शन ऑफ वाई इज़ 0। तो ये सब इक्वेशन के साथ बाकी जो एजम्पशंस थे वो लेके उन्होंने कैलकुलेट किया। तो वो फाइनली इस बात पे वो पूरा सॉल्यूशन उनका ये रिजल्ट दिया कि जो वॉल शियर स्ट्रेस है, जो विस्कस इफेक्ट का जो शियर स्ट्रेस आता है, वो होता है आपका टाउ डब्ल्यू इक्वल टू म्यू डेल यू बाय डेल वाई एट वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ component ऑफ वेलोसिटी विच इज इन एक्स डायरेक्शन। मैंने यू और वी के बारे में लास्ट क्लास में बताया था कि जो ओवरऑल वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट हैं। दो कौन कौन से कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है जो आपका एक्स डायरेक्शन में है, एक कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में है उसका रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू वाई एट वाई इक्वल टू 0, वो आपको म्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वॉल शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उनका कंक्लूजन आया। अब उन्होंने क्या बोला कि ये जो है विस्कस मोमेंटम ट्रांसफ़र बिटवीन एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स की वजह से विस्कोसिटी आती है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, इसलिए थोड़े देर के बाद जाके आपका कुछ डेप्थ के बाद जाके सारी चीज़ें स्टेबलाइज होती है। फिर ये एग्जिस्ट क्यों करता है, नो स्लिप कंडीशन याद करो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि नो स्लिप कंडीशन की वजह से विस्कोसिटी जनरेट होती है। लेकिन याद रखना कि ये ड्राई सॉलिड फ्रिक्शन नहीं है, ये पूरा विस्कस फेनोमिना है, विस्कोसिटी से जनरेट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर उन्होंने इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या पाए, उन्होंने पाया कि अगर टर्बुलेंट फ्लो भी है तो भी शियर स्ट्रेस एट वॉल इज प्योरली विस्कस। उन्होंने बोला कि टर्बुलेंट फ्लो में भी जो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, देखो लेमिनर में तो जो शियर स्ट्रेस है वो विस्कोसिटी की वजह से है ही, क्योंकि वाटर आराम से स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो रहा है। टर्बुलेंट में क्या होता है, एक लेयर में बताया था मैंने, एक लेयर दूसरे लेयर से मिक्स हो रहा है, बहुत सा क्या बोलते हो वेकिंग रीजन है, बहुत सा मिक्सिंग रीजन है। इसकी वजह से क्या होता है कि शियर स्ट्रेस किसी और वजह से भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एक्चुअली में टर्बुलेंट फ्लो में भी जो शियर स्ट्रेस वॉल के पास होता है वो विस्कोसिटी की वजह से ही होता है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने देखा कि टर्बुलेंस जो है इंक्रीज करता है इनडायरेक्टली बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्रेडियंट नियर द वॉल। तो क्या है, टर्बुलेंस इंक्रीजेस टाउ डब्ल्यू। टर्बुलेंस जो है वॉल शियर स्ट्रेस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है, तो टर्बुलेंस की वजह से वेलोसिटी ग्रेडियंट नियर द वॉल बढ़ जाती है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ जाती है, इस वजह से आपका ओवरऑल वॉल शियर स्ट्रेस बढ़ने लगता है। ठीक है, अब देखो, अब हमने वॉल शियर स्ट्रेस समझा। अब वॉल शियर स्ट्रेस से हमने कुछ टर्म्स डिराइव किए, उसकी वजह से अलग पैरामीटर्स हमें कुछ डिराइव करने पड़े जिसका हम लोग यूज़ करेंगे लेटर ऑन। तो उसमें से वन ऑफ द पैरामीटर्स है लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्यों आया, क्योंकि हमें देखो, जो आप विस्कोसिटी की वजह से फोर्स जनरेट हो रहा है या वॉल शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो उसका हमें आइडिया चाहिए था। जैसे आप देखो, कोई भी चीज़ कंपेयर करने के लिए आप कैसे कंपेयर करते हो, आप सिंपल एग्जांपल लो। जैसे आप जाते हो कि कोई लैब में, जैसे सॉइल लैब में आप गए, तो आपको सॉइल का वेट मेज़र करना होता है। तो आप क्या करते हो, कंटेनर के वेट को पहले मेज़र करते हो, एम्प्टी कंटेनर को, फिर कंटेनर
में सॉइल डाल के फिर मेज़र करते हो और फिर कंटेनर के वेट को माइनस कर देते हो ओवरऑल वेट से, तो आपको वेट मिल जाता है सॉइल का, ठीक है। तो इसमें तो हम सॉइल के वेट के लिए जाते हैं। और अगर आप रिलेटिव स्टडी करना चाहो कि भाई हमारे सॉइल का रिलेटिव वेट क्या है कंटेनर से, तो कैसे आइडिया लगाते हैं कि हम देखते हैं अच्छा कंटेनर मान लो 100 ग्राम का था और हमारा जो सॉइल था वो 500 ग्राम का था, तो 1/5 ऑफ द ओवरऑल वेट ऑफ कंटेनर विथ सॉइल, 1/5 ऑफ दैट वेट इज़ एक्चुअली द कंटेनर्स वेट। तो ये चीज़ हम लोग एस्टिमेट करते हैं। और इससे बेटर एग्जांपल क्या हो सकता है, इससे बेटर एग्जांपल ये हो सकता है कि आपको ये एक ऐसे भी एग्जांपल समझ सकते हैं हम लोग कि किसी के रेस्पेक्ट में किसी को पता करना है। ओके, देखो इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल, मुझे एक अच्छा एग्जांपल आइडिया आया है कि मान लो घर में 2 आदमी हैं कमाने वाले, ठीक है। तो घर का मंथली इनकम मान लो आ रहा है 60,000 रुपीज़ पर मंथ। अब उसमें पहला आदमी 15,000 कमा रहा है और बाकी जो आपका कितना बोला था मैंने, 60,000 बोला था ना। तो 60,000 पर मंथ अगर कमा रहा है कोई, पूरे फैमिली का मिला के 60,000 है, जिसमें 2 आदमी कमाने वाले हैं, एक 15 कमा रहे हैं, दूसरे 45 कमा रहे हैं, 45 + 15 60 हो गया। तो अब तुम आइडिया लगाते हो ना कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है कमाई में, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो इससे आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिलता है कि कोई पर्टिकुलर आदमी कितना बोल सकते हो कि कितना हाईली रिस्पॉन्सिबल है उस फैमिली के लिए, इस टाइप की चीज़ें। तो ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों दिया, ये एग्जांपल देने का मेरा मेन जो गोल था वो था कि बहुत जगह हम लोग रिलेटिव प्रोपोर्शन की स्टडी करते हैं, मतलब अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो जब हम लोग लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि जो ओवरऑल फोर्स जनरेट हो रहा है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन वॉल शियर स्ट्रेस का है। तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया CFX, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। वो क्या होता है, वो रेशियो ऑफ वॉल शियर स्ट्रेस टू डायनामिक प्रेशर है। तो अब इसका क्या बेनिफिट होगा, तो आप देखो अगर आपको CFX का एक टर्म का आइडिया पहले लग गया, आपको पता चल गया कि चलो CFX जो है मेरा मान लो 0.9 है। अब क्या वैल्यूज़ उसकी रेंज है अभी मैं वो नहीं जा रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो 0.9 है। तो आपको पता चल जाता है कि जो वॉल शियर स्ट्रेस है और डायनामिक प्रेशर है वो तो ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि 0.9 पहुंच गया रेशियो। अगर यही रेशियो 1 हो जाता है इसका मतलब वॉल शियर स्ट्रेस और डायनामिक प्रेशर बराबर है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो फ्लूइड का एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है और ड्रैग कितना है। उससे आपको पता चल सकता है कि फ्लूइड कितना मूव कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये ओवरऑल पिक्चर था मेरे समझाने का, यही मतलब था कि आपको जैसे मनी के टर्म्स में समझाया आपको, उसी तरह फोर्सेस का भी एक प्रोपोर्शन होता है, रिलेटिव प्रोपोर्शन। और वो रिलेटिव प्रोपोर्शन हमें किस तरह से चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है वो हमें आइडिया लग जाता है। तो इसीलिए रिसर्चर्स ने लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा। अच्छा, ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। फिर क्या है, ये डायमेंशनलेस मेज़र है। डायमेंशनलेस होगा ही क्योंकि फोर्सेस का रेशियो ले रहे हैं। तो दोनों फोर्सेस किसी यूनिट में, अगर मान लो SI यूनिट में है तो न्यूटन अपॉन न्यूटन, किलो न्यूटन अपॉन किलो न्यूटन, तो ये डायमेंशनलेस हो जाता है। और ये बाउंड्री लेयर को सरफेस ड्रैग के आइडिया से कनेक्ट करता है। तो इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है। ओके, अभी तो जो आपको कॉमन डिफिनेशन दिया गया वो क्या था कि जो CFX है किसी x पे, जो ये कोएफिशिएंट है वो वॉल शियर स्ट्रेस अपॉन डायनामिक प्रेशर है। बट तो वो तो किसी पर्टिकुलर x के लिए आपको टॉ W निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये म्यू du/dy निकालना पड़ेगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी तो आपको दी होनी चाहिए, अगर वो नहीं दी हुई है तो आप कैसे उसको सिंपल टर्म्स में निकाल सकते हो। तो ब्लॉसियस ने लेमिनर फ्लैट प्लेट के लिए ये इक्वेशन निकाला, CFX = 0.664/√REX। REX क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर एट दैट पर्टिकुलर x, जो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, ρVx/μ। ये लास्ट क्लास के नोट्स को देखोगे तो वहाँ L लिखा हुआ था लेंथ। तो अगर हम
एल लेंथ पे निकाल रहे हैं तो एल, या एक्स डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, रो वी एक्स बाई म्यू। तो उससे आपका ये लेमिनर फ्लैट प्लेट के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपना, नेक्स्ट हमें चाहिए टर्बुलेंट स्मूथ फ्लैट प्लेट पे। तो टर्बुलेंट स्मूथ फ्लैट प्लेट पे जो ये इक्वेशन आपका बन जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ मतलब लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, वो एम्पेरिकल कोरिलेशन से निकाला गया है। आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला को याद रख सकते हो, बिकॉज दीज आर द ओनली थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज। सो आई वुड टेल यू टू जस्ट स्टिक टू द फॉर्मूलाज एंड नॉट वरी टू मच अबाउट द डेरिवेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। सो टर्बुलेंट स्मूथ फ्लैट प्लेट पे क्या हो जाएगा, सी एफ एक्स वो हो जाएगा 0.0592 अपॉन आर ई एक्स टू दी पावर रेस टू दी पावर 1/5। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि जो लेमिनर फ्लैट प्लेट है उसके डेनोमिनेटर में एक बड़ा नंबर है कंपेयर टू टर्बुलेंट स्मूथ फ्लैट प्लेट। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स के साथ जो रेट ऑफ डिके होगा वो x के साथ रेट ऑफ डिके लेमिनर का ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, तो x टू दी पावर हाफ ही आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो सी एफ एक्स जो है आपका इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख देता हूँ 1/√x आएगा ना, क्योंकि आर ई एक्स से √x आ जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, सी एफ एक्स जो आ जाएगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू दी पावर 5 आएगा। तो एक पर्टिकुलर x के लिए ये वाली टर्म ज़्यादा बड़ी होगी √x वाली, तो इस वजह से ओवरऑल टर्म छोटा हो जाएगा। तो जो डीके का रेट होगा वो उस अनुसार से डिसाइड होगा। तो ये इसलिए बताया कि इस पर क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, तो आपको एक नज़रिया मिल गया सोचने का। तो ये फॉर्मूला आपका लेमिनर फ्लैट प्लेट के लिए, टर्बुलेंट स्मूथ फ्लैट के लिए आपको मिल गया, ब्लॉसियस ने ये दिया था। अच्छा, अभी जो आपको मैंने स्किन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बताया वो पर्टिकुलर x के लिए था कि दिस x पे क्या होगा, उस x पे क्या होगा। लेकिन अगर हम मान लो ओवरऑल निकालना चाहे पूरे लेंथ के लिए, जैसे मान लो हमारे प्लेट का लेंथ था 10 मीटर, सपोज 10 मीटर में मान लो फर्स्ट मीटर के लिए अलग वैल्यू थी, सेकेंड मीटर के लिए अलग वैल्यू थी, 1.3 के लिए अलग वैल्यू थी, 2.5 के लिए अलग वैल्यू थी। लेकिन हमें मान लो एवरेज निकालना है, कभी कभी एवरेज निकालना होता है, जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हो व्हीकल का, तो उसी तरह यहाँ पे एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना है। तो वो क्या होगा, वो सिंपली आप ये कर सकते हो, उसको डिस्क्रेटाइज कर दो मल्टीपल लोकेशंस में, सब वैल्यूज़ का मीन ले लो। और यही मीन आप इंटीग्रेशन से भी ले सकते हो, 1/l से डिवाइड कर रहे हो तो इसके मतलब आप l नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर रहे हो, और सी एफ एक्स की वैल्यू को 0 से लेके l तक dx के स्ट्रिप पे लेके इंटीग्रेट कर दो, तो वो आपको एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आ जाएगा। अच्छा, तो ब्लॉसियस के ही इक्वेशन को यूज़ करते हुए लेमिनर और टर्बुलेंट स्मूथ फ्लैट बोल रहा हूँ, लेमिनर और टर्बुलेंट स्मूथ फ्लैट प्लेट के लिए ये वैल्यूज़ एवरेज के टर्म्स में भी दी हुई है। और वो आपको सिर्फ आप नोटिस करोगे कि सिर्फ जो आपका कांस्टेंट वाला टर्म है उसकी वैल्यूज़ चेंज हो जा रही है, बाकी रिलेशन एज इट इज़ है। ठीक है, अब मैं पिछले स्लाइड में ही बता रहा था, लेमिनर फ्लो शियर स्ट्रेस डिक्रीजेज रैपिडली क्योंकि डेनोमिनेटर वैसा है, और टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेस डिक्रीजेज मोर स्लोली लार्जर ओवरऑल ड्रैग। अच्छा, ये तो आपने मैथमेटिकली पढ़ लिया, लेकिन आपको एक इंट्यूशन देता हूँ मैं कि टर्बुलेंट में ऐसा क्यों होता है कि शियर स्ट्रेस स्लोली डिके करता है। देखो, इसलिए शियर स्ट्रेस के लिए स्लोली डिके करता है क्योंकि लेमिनर में एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में डिस्टर्बेंस उतना ट्रेवल नहीं करता है, और आपका जो विस्कोसिटी है या ड्रैग है, वो वॉल शियर स्ट्रेस वगैरह जो है वो क्या होता है, बाउंड्री के पास ही रहता है। तो क्या होता है उसमें कि जैसे एक दूसरे से लेयर कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, तो नीचे वाला लेयर अकेले ही ड्रैग जनरेट कर रहा था, धीरे धीरे प्रेशर की वजह से वो ड्रैग ख़त्म हो गया। लेकिन टर्बुलेंट में क्या होता है, क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर से इंटरेक्ट करने लगता है, तो ऊपर वाले लेयर का डिस्टर्बेंस नीचे जाता है, नीचे वाले लेयर का डिस्टर्बेंस ऊपर जाता है, तो चीज़ें शेयर होने लग जाती है। तो जो ड्रैग फोर्सेस का जो स्लो डाउन है
वो कम हो जाता है, क्योंकि वेक रीजन बन जाता है, ऊपर वाले लेयर नीचे वाले लेयर में घुस जाते हैं। तो जो चीज़ें आराम से कोई किसी को घटा रहा था वो घट नहीं पाता, अगला लेयर उसे जाके डिस्टर्ब कर देता है, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। अगर इसको ऐसे समझो नॉर्मल लाइफ में, तो वहाँ पे ऐसे है कि एक कम्युनिटी ऐसी है जो सारी फैमिलीज़ जहाँ अलग अलग रहती हैं। एक कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पे कि फैमिलीज़ यूनाइट होकर रहती हैं। तो टर्बुलेंट वाला एक तरह से यूनाइट है। अब कैसे यूनाइट है? क्योंकि एक फैमिली, हर एक वाटर लेयर एक फैमिली है। तो एक वाटर लेयर जो है दूसरे वाटर लेयर के साथ इंटरेक्ट करके प्रॉब्लम शेयर कर लेता है। बट इस केस में क्या होता है, जो लेमिनर है सारी फैमिलीज एक दूसरे से अलग रह रही हैं, तो जो जिसका प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व करता है। तो अकेले कुछ देर तक रहता है विस्कोसिटी, फिर उसके बाद डिके हो जाता है। तो ये आपको बस मैंने पैरेललिज्म बनाने के लिए ये एग्जांपल दिया, तो ताकि आपको सीधे चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। ओके, तो अभी फिर से रिवाइज करते हैं कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हमने बोला कि जो भी बाउंड्री लेयर वगैरह की थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग, उस हर थ्योरी में हमें क्या चाहिए था? वॉल शियर स्ट्रेस चाहिए था। वॉल शियर स्ट्रेस नहीं मिल रहा था तो हमारे लिए परेशानी थी। तो वॉल शियर स्ट्रेस निकालने का तरीका क्या था कि बहुत सारे जो बाउंड्री लेयर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करो। अच्छा, आप बाउंड्री लेयर इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एनालिटिकल या फिक्स सॉल्यूशन निकालना होगा। और अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे, तो वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, वो हमें करना नहीं पड़ा। ब्लॉसियस ने दे दिया था वो सारे इक्वेशंस के रिजल्ट्स। तो उसमें उन्होंने अलग अलग एक्स पे भी ड्रैग कोएफिशिएंट बताए, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बताए, और एवरेज वैल्यू के लिए भी बताए। तो ये अभी तक हमारा मेन था। और लेमिनर और टर्बुलेंट में कैसे शियर स्ट्रेस डिके करता है वो हम लोग बात किए। अच्छा, अब एक अगला टॉपिक है जो कि है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ये फिजिकल मैकेनिज्म है। तो बाउंड्री लेयर सेपरेशन क्या है कि देखो, बाउंड्री लेयर क्या था? विस्कोसिटी की वजह से कुछ एक लेयर था जो कि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए, मतलब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पहुंचते एक पर्टिकुलर हाइट लग जाता था, ठीक है। तो वो बाउंड्री लेयर था। अब बोल रहा है कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन, मतलब जो बाउंड्री लेयर आपका फॉर्म्ड है उसका सेपरेशन कब होता है? तो सेपरेशन कब होता है आप ऐसे समझो इसको कि फ्लूइड नियर द वॉल ऑलरेडी हैज़ लॉस्ट मोमेंटम, इंक्रीजिंग प्रेशर opposes मोशन, वेलोसिटी ग्रेडियंट रिड्यूसेस प्रोग्रेसिवली, रिवर्स फ्लो में डेवलप। सेपरेशन की कंडीशन क्या है? वॉल शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएंगे, जो कि इम्प्लाई करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू y एट y इक्वल टू 0 जीरो हो जाएगी, ठीक है। और एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट होगा dp/dx ग्रेटर देन 0। अब इसको ऐसे समझो कि आप चल रहे थे रोड पे, पहले हवा आपके अगेंस्ट में धीरे धीरे चल रही थी, तो आप ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में थे, आपका बाउंड्री लेयर ग्राउंड के साथ बना हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ कि आप चलते चलते एक चढ़ाव पे आए, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, हायर ग्रेडियंट पे आए, आपको ऊपर की ओर चढ़ना पड़ रहा है। विंड स्पीड भी बढ़ गई है, आपके अगेंस्ट। इसका मतलब एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट dp/dx ग्रेटर देन 0। आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन से जो विंड की स्पीड भी बढ़ गई, आप जो चढ़ रहे हो आपको भी एक पॉजिटिव ग्रेडियंट, मतलब चढ़ाव पे चढ़ना पड़ रहा है। तो आप कितना देर तक मेंटेन कर पाओगे अपना कांटेक्ट ग्राउंड से? कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आप ग्राउंड से कांटेक्ट मूव करके पीछे की ओर जाने लग जाओगे, अगर विंड की स्पीड काफ़ी बढ़ गई। तो उसी तरह से आप बाउंड्री लेयर सेपरेशन को समझ सकते हो। वॉल शियर स्ट्रेस जीरो हो गया, इसका मतलब जैसे आपका पैर, आपके शूज़, मतलब आपके शूज़ या स्लीपर्स जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में थे उसके बीच का फ्रिक्शन जीरो हो गया। तो जो एक्स डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी थी, हमारे केस में तो वाई के रिस्पेक्ट में कोई ऐसे भी वेलोसिटी नहीं होगी हमारे एग्जाम्पल में, बट फ्लूइड में होती है। तो ∂u/∂y जब वाई इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा तो वॉल शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉसियस का फॉर्मूला याद करो। दूसरी बात,
अदर साइड से जो dp/dx है, मतलब x के आप आगे बढ़ रहे हो तो x बढ़ते जा रहा है, तो x के बढ़ने से आपका अगर प्रेशर आपके अगेंस्ट बढ़ रहा है, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट है, तो आपका कॉन्टैक्ट ग्राउंड से छूटेगा। सेम हैपेंस विथ फ्लूइड नियर वॉल ऑलरेडी हैज़ लॉस्ट मोमेंटम। फ्लूइड के पास जो मोमेंटम पहले से था वो ऑलरेडी खो चुका है, और जो प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ रहा है वो आपके फ्लूइड के मोशन को अपोज कर रहा है। वेलोसिटी ग्रेडियंट रिड्यूसेस प्रोग्रेसिवली, इसी वजह से आपकी जो अपनी वेलोसिटी है, फ्लूइड की जो अपनी वेलोसिटी है, वो रिड्यूस करने लग जाती है और रिवर्स फ्लो डेवलप हो जाता है, उल्टे डायरेक्शन में फ्लो जाने लगता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि फ्लो डिटैचेस, रिसर्कुलेशन रीजन, मतलब फ्लो डिटैच हुआ, फिर फ्लो मूव करने लगा, लार्ज प्रेशर ड्रैग हुआ, फ्लूइड दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करने लगी। तो ये आपका फिजिकल मैकेनिज्म है बाउंड्री लेयर सेपरेशन का, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये सेपरेशन पढ़ा क्यों? हमें सेपरेशन कंट्रोल का क्या इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको? इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें सेपरेशन को कंट्रोल करने का तरीका पता चले, ठीक है। वो क्यों चाहिए? सेपरेशन का कंट्रोल स्ट्रेटजी इसलिए चाहिए कि जो एरोप्लेन उड़ती है हवा में, वो भी तो फ्लूइड में एक सॉलिड है, और मान लो कोई मैकेनिकल सिस्टम्स में कोई फ्लूइड और सॉलिड का इंटरेक्शन है, तो वहाँ पे टर्बुलेंस को भी हमें कंट्रोल करना है। ऐसा ना हो जाए कि हम फ्लूइड को आगे भेजना चाह रहे हैं, फ्लूइड बाउंड्री लेयर सेपरेशन होने के बजाय उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाए। तो ये जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में हमें जहाँ भी फ्लूइड और सरफेस का इंट्रैक्शन वाली चीज़ें आती है, वहाँ पे हमें ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हमें सेपरेशन को अपने कंट्रोल में हो कि हम जब चाहें तो सेपरेट हो, ना चाहें तो ना हो, इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, कंट्रोल सेपरेशन करके हम क्या क्या कर लेंगे? हम लोग प्रेशर ड्रैग को जो है रिड्यूस कर सकते हैं, आगे से जो प्रेशर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं सेपरेशन के लोकेशन को मैनेज करके। इम्प्रूव्स लिफ्ट एंड एफिशिएंसी, लिफ्ट कहाँ काम आएगा? अब एरोप्लेन को हमेशा ग्राउंड पे ही तो नहीं तुम्हें ले जाना है, कहीं तो लिफ्ट चाहिए उसका। तो अब ये डायरेक्ट उसको रिलेट मत कर देना कि हाँ जैसे फ्लो कर रहा है वैसे ही एयरप्लेन मूव कर रहा है, नहीं, उसमें बहुत सारा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स लगता है। बट ओवरऑल आपको एक आइडिया लगेगा कि हमें कोई चीज़ लिफ्ट करानी है तो कहाँ पे वो सेपरेशन ज़रूरी है, वो भी हम डिक्टेट कर सकते हैं। प्रिवेंट्स स्टॉल इन स्टेबिलिटी, किसी भी चीज़ के स्टॉलिंग को, कि स्थिर हो जाने को भी कंट्रोल करता है। इन स्टेबिलिटी को भी कंट्रोल करता है, कहीं पे मान लो किसी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट रन करा रहे हैं, वो अनस्टेबल होके उसमें डूब ना जाए, वो भी ये गवर्न करता है। तो देयर आर लॉट ऑफ इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स that need investigation for their proper control and study to control the drag forces, to control the efficiency, and all these factors we need to understand what boundary layer separation is and how do we calculate that, how can we control that, and all those aspects of fluid and solid boundary interaction we need to study these aspects. Okay, I think आपको आइडिया लग गया होगा। अच्छा, इसमें की इनसाइट क्या है? टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रेजिस्ट सेपरेशन बेटर देन लेमिनर बाउंड्री लेयर। अब क्यों? सिंपल सा बात है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि टर्बुलेंट के केस में जो डीके होता है, जो टर्बुलेंट के केस में जो फ्रैक्शन आपका स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का डीके था, वो स्लो डीके था, ठीक है। तो जब इसका डीके ही स्लो है तो फोर्सेस ड्रैग जो कोई फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो धीरे धीरे डिके कर रहा है, तो कम चांसेस हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन के। इसीलिए टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रेजिस्ट सेपरेशन बेटर देन लेमिनर बाउंड्री लेयर। ओके, अब आते हैं हम लोग, अभी तक हमने जो आपके कोर्स में मेनली फ्लूइड और मतलब आइडियल फ्लूइड और बाउंड्री लेयर के कॉन्सेप्ट के कनेक्शन को लेके या ड्रैग को लेके, रफ सरफेस या स्मूथ सरफेस के लेके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होने थे वो कवर हो गए हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लोग करेंगे। आप और भी सारे न्यूमेरिकल एग्जांपल कर सकते हो, बुक्स रेफर कर सकते हो, बुक से सॉल्व कर सकते हो, और न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कुछ मैं प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं।
अच्छा, तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है एज्यूम्ड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो एज्यूम्ड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लेमिनर बाउंड्री लेयर इज एज्यूम्ड एज u इक्वल टू a साइन बी वाई प्लस सी वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, अब हमें क्या करना है, टास्क क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या चाह रहा है, क्वेश्चन चाह रहा है अप्लाई अप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशंस एंड डिटरमाइन द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको याद होगा क्लास के शुरू में ही मैंने बोला था कि बाउंड्री लेयर के जो हैं बाउंड्री कंडीशंस हैं, जो बाउंड्री लेयर थियरी है उसमें कहाँ पे बाउंड्री लेयर बनता है, सरफेस के नियर क्या होता है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कहाँ पे अचीव होती है, इनके बारे में मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस बताए थे। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिंपली आप उन बाउंड्री कंडीशंस को लगाओ, ए बी सी की वैल्यू निकालो और जो एग्जैक्ट बाउंड्री कंडीशंस विद ऑल दोज इवैल्यूएटेड कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो हमें दो। अच्छा, तो ये कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो स्लोप कंडीशन एंड बाउंड्री लेयर है। सबसे पहले देखो लेमिनर बाउंड्री लेयर कंडीशंस क्या थे हमारे पास, y इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, मतलब सरफेस के पास जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। y इक्वल टू डेल्टा, u इक्वल टू वी नॉट। जब हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस तक पहुंच जाएंगे तो जो आपका वेलोसिटी होगी वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो जाएगी, ये भी बोला था। और क्या बोला था कि y इक्वल टू डेल्टा पे जाके du बाई डी वाई 0 होगा। इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एट विथ रेस्पेक्ट टू y एट y इक्वल टू डेल्टा विल बी 0। ओके, तो हम ये बाउंड्री कंडीशंस का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में करते हैं। अच्छा, कैसे स्टार्ट करेंगे, चलो एट y इक्वल टू डेल्टा वेलोसिटी बिकम्स यूनिफॉर्म, मतलब उसके आगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कुछ है नहीं। इसका मतलब du बाई डी वाई एट y इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू 0। इसका आप डेरिवेटिव लो, आप जो आपके पास जो u था, आपके पास जो ये u वैल्यू है, इससे हम du बाई डी वाई निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा बाउंड्री कंडीशन du बाई डी वाई के टर्म्स में है। तो हमने उसका डेरिवेशन लिया, तो डेरिवेशन आया ए बी कॉस बी वाई। ठीक है, अब बोल रहा है y इक्वल टू डेल्टा पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ए बी कॉस बी डेल्टा इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन है इसमें ए बी कॉस बी डेल्टा 0 में क्या क्या चीज़ 0 हो सकती है, ए 0 होगा तो भी इक्वेशन 0 हो जाएगा, बी 0 होगा तो भी इक्वेशन 0 हो जाएगा, या तो कॉस बी डेल्टा 0 होगा तो 0 हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में ए और बी को 0 कर दें, यहीं पे यहाँ पे अगर ए और बी को 0 कर दें तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, u इक्वल टू सी, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट, जबकि हमारा बाउंड्री लेयर में वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी होता है। इसका मतलब इम्प्लिसिटली इस क्वेश्चन में एज्यूम्ड है कि ए और बी जो कांस्टेंट है वो तो 0 नहीं ही है। तो कौन सा टर्म 0 होगा, कॉस बी डेल्टा 0 होगा। जब कॉस बी डेल्टा 0 होगा तो कॉस बी डेल्टा को कैसे 0 करेंगे, तो कॉस बी डेल्टा इज कॉस थीटा इज 0 एट पाई बाई 2, तो बी डेल्टा इक्वल टू पाई बाई 2, वहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2 डेल्टा। ओके, अब दूसरा बाउंड्री कंडीशंस क्या था आपका, कि दूसरा बाउंड्री कंडीशन था कि आपका कहाँ है, डी यू बाई डी वाई यू इक्वल टू वी नॉट एट वाई इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, तो वी नॉट इक्वल टू ए साइन पाई बाई 2, जो एक्चुअल इक्वेशन था वो क्या था आपका, ए साइन बी वाई प्लस सी, तो ए साइन पाई बाई 2 और आपका वो आपका जो ए और एक और चीज़ है, ये आप सी वाला देखो, यहाँ पे देखो एट वाई इक्वल टू 0 यू इक्वल टू 0, ये मैंने आपको इसमें लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, एट वाई इक्वल टू 0 यू इक्वल टू 0। तो जब y 0 होगा तो साइन टर्म 0 हो जाएगा, तो पूरा a वाला टर्म 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा u इक्वल टू सी। लेकिन कह रहा है एट y इक्वल टू 0 u इज़ ऑल्सो 0, दिस मीन्स c इज़ ऑल्सो 0। ठीक है, तो अब हमें a और b बचा निकालने के लिए, और जिसमें हमने b निकाल दिया, अब a निकालना है। तो हमारा इक्वेशन जो वेलोसिटी की हुई वो हुई a साइन पाई बाई 2,
क्योंकि b की वैल्यू आप पुट करोगे a sin π/2 इक्वल टू वी नॉट, तो वहाँ से आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट, और फाइनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी u इक्वल टू वी नॉट साइन πy/2 डेल्टा। तो इस क्वेश्चन का कराने का मेरा क्या एम था, एम ये था कि बाउंड्री कंडीशंस से आपको वेलोसिटी प्रोफाइल निकालने दिया जा सकता है, और ये काफ़ी सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन है, और ये मिस आउट नहीं करें तो मतलब ये अगर मिस आउट करोगे आप एग्ज़ाम में तो आपको लगेगा कि वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रॉब्लम हमने मिस आउट कर दिया। अच्छा, ये तो मैंने क्वेश्चन करा दिया, अब इसके इंटरप्रिटेशन पे जाते हैं। तो हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो रिजल्ट्स हमें मिले उससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट ये कर सकते हैं कि सेटिस्फाइज नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन मतलब y इक्वल टू 0 पे u 0 है, तो नो स्लिप कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखो y इक्वल टू डेल्टा पे भी हमारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मैच कर रहा है, वो भी मैच कर रहे हैं। हैज़ ज़ीरो स्लोप एट बाउंड्री लेयर एज, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो भी बाउंड्री लेयर एज पे आपका जाके 0 है। तो जो एक एक्चुअल बाउंड्री लेयर थिकनेस का जो एजम्पशंस थे, जो थियरी थी, वो सब हमने फॉलो किया, और ये क्वेश्चन आपको इससे इंट्यूटिवली आप चीज़ें समझ सकते हो। तो हमने ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से भी समझ लिया, और इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी हमने समझ लिया। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक गिवन वेलोसिटी प्रोफाइल है। क्या है वो गिवन वेलोसिटी प्रोफाइल? वो गिवन वेलोसिटी प्रोफाइल है u अपॉन वी नॉट इक्वल टू वाई बाई डेल्टा रेज टू द पावर ऑफ 0.22। ओके, अच्छा, अब डेटा एट द सेक्शन, मतलब जो सेक्शन हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या डेटा है। हमारे पास फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड, बाउंड्री लेयर थिकनेस दिया है 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर, और Q रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट विथ 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर ऑफ विथ दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, एनर्जी थिकनेस, एनर्जी लॉस अप टू द सेक्शन एज हेड लॉस। ठीक है, तो आप समझो, हमने डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, एनर्जी थिकनेस के फॉर्मूला के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसका यूज़ करना है हमें, और ये चीज़ें समझनी है। तो जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला होता है वो डेल्टा स्टार क्या लिखा था, 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस यू बाई वी नॉट डी वाई। अब आप एक बात समझो, डी वाई मतलब वाई डायरेक्शन में आपका स्ट्रिप कट रहा है, वाई डायरेक्शन में आप ऊपर मूव कर रहे हो। बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी तक जाने, ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन हमें करने की ही ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वो बाउंड्री लेयर थिकनेस तक ही करना है। क्यों करना है, इसका लॉजिक समझो। आपको पता है कि बाउंड्री लेयर थिकनेस पे जाके वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, तो u क्या हो जाएगा, v नॉट हो जाएगा, तो v नॉट बाई वी नॉट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस का जो डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का जो डिफिनेशन है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 डी वाई, 0 डी वाई। तो इसका मतलब आप जैसे ही बाउंड्री लेयर थिकनेस से ऊपर जाओगे ये इंटीग्रेशन ही 0 हो जाएगा। तो आपको ऊपर इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, आपको ये इंटीग्रेट करना है 0 से लेके डेल्टा तक जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है। अच्छा, अब u बाय वी नॉट का जो रिलेशनशिप दिया है वो y बाय डेल्टा के टर्म्स में दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे इस वैल्यू को आप यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट करोगे। आपने सब्स्टिट्यूट किया तो जो ये इक्वेशन हो गया इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये मैंने सिमिलर टू का साइन बनाया है क्योंकि मैंने 0 वाली टर्म को लिखा नहीं है। आपको ये 0 वाला टर्म आप लिख के उसको 0 भी लिख सकते हो, वो समझाने के लिए मैंने नहीं लिखा था, ताकि आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स ड्यूरिंग द क्लास। सो 0 से डेल्टा 1 माइनस वाई बाई डेल्टा रेज टू द पावर ऑफ 0.22 डी वाई। अब हम इससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकालेंगे। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन मैं आपके सामने नहीं करने वाला, आप खुद इंटीग्रेट करो। और उसकी वैल्यू आ रही है आपकी डेल्टा स्टार की 0.1803 डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, डेल्टा की वैल्यू 0.05 मीटर दी है। तो आप उससे जब कैलकुलेट करोगे
तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.90 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस प्रोसेस से हमने डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कैलकुलेट किया। और अगर आपको याद हो तो एनर्जी थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस या मोमेंटम थिकनेस सब में u/v0 का टर्म आ रहा था, जो कि वेलोसिटी प्रोफाइल का टर्म था। मीन्स u जो आपका x डायरेक्शन की जो फ्लो वेलोसिटी है उसका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के साथ क्या रेशियो है, वेरिएशन क्या है। तो सिंस हमें u/v0 पता है, तो इसी तरह हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की जैसा ही हम एनर्जी थिकनेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी थिकनेस पे मूव करते हैं। कैसे क्या करेंगे एनर्जी थिकनेस में, सेम अप्रोच यहाँ भी फॉलो होगा। सो द अप्रोच इज डेल्टा इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी u/v0 1 माइनस u स्क्वायर बाई v0 का होल स्क्वायर dy। फॉर द सेम रीजन्स, जिस वजह से आपका इन्फिनिटी से डेल्टा से लेकर इन्फिनिटी तक मोमेंटम थिकनेस 0 हुआ था, फॉर सेम रीजन्स एनर्जी थिकनेस भी 0 हो जाएगा, क्योंकि u/v0 का होल स्क्वायर ही तो है ये। तो वो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 1 फिर 0 हो जाएगा। तो फिर हम इसको 0 से डेल्टा तक ही इंटीग्रेट करेंगे। और वेलोसिटी प्रोफाइल हमें दी हुई है, हमने वेलोसिटी प्रोफाइल से y/डेल्टा के टर्म्स में उसे लिखा। y/डेल्टा के टर्म्स में लिखा और उसे हमने इंटीग्रेट किया। तो हमें इंटीग्रेशन से डेल्टा इक्वल टू 0.2173 डेल्टा मिल गया। अब हमें डेल्टा की वैल्यू 0.05 मीटर दी हुई थी, तो वहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो 0.01087 मीटर आपका एनर्जी थिकनेस आया, जिसको आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके 1.09 सेंटीमीटर लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में इसमें मोमेंटम थिकनेस नहीं पूछता तो वो भी हम उसी तरह से कैलकुलेट कर लेते। लेकिन तीसरा पार्ट हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें एनर्जी लॉस बताओ, एनर्जी थिकनेस नहीं, एनर्जी लॉस बताओ और उसको वाटर हेड के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। वाटर हेड के टर्म्स में इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए रेगुलरली लोग इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे आइडिया लगता है ओके इतना डेप्थ ऑफ वाटर के अराउंड की एनर्जी हमने लूज़ की है। क्योंकि ρGH आपको प्रेशर टाइप का देता है ना, तो वाटर के कॉलम हाइट का, या बर्नौलीज इक्वेशन में भी आपने पढ़ा होगा, तो जो आपका वाटर हाइट के डेप्थ के टर्म्स में इंजीनियरिंग में बहुत रेगुलरली चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो हमें एनर्जी लॉस पर यूनिट विथ देखना है। कैसे देखेंगे, तो उसका फॉर्मूला है ρV0 होल क्यूब बाई 2 इंटू डेल्टा ई, वेयर डेल्टा ई इज़ द एनर्जी थिकनेस, V0 इज़ द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, रो वाटर की डेंसिटी या जो फ्लूइड भी है उसकी डेंसिटी, इस केस में वाटर ही है, बाय 2 हमने कैलकुलेट किया। तो एनर्जी लॉस पर यूनिट विथ आया 43.5 किलोवाट पर मीटर। ठीक है, और ये आप अगर एनर्जी लॉस पर यूनिट विथ भी देखोगे, पावर है, तो आपका 43.5 किलोवाट पर मीटर विथ आ गया। अब हमें ये जो है हेड लॉस निकालना है इन टर्म्स ऑफ हमें निकालना है हेड लॉस इन टर्म्स ऑफ वाटर हेड। एक बार तुम लोग यूनिट चेक कर लेना कि केजी पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड वगैरह लगा के क्या एनर्जी आ रहा है। तो वो हो सकता है अगर न्यूटन मीटर पर सेकेंड के टर्म्स में भी आता है, एक बार यूनिट चेक कर लेना, इसका क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो जो भी एनर्जी की वैल्यू आएगी, अब उस एनर्जी को हमें क्या करना है, एनर्जी को हमें वाटर डेप्थ के टर्म्स में देखना है। अच्छा, तो वाटर डेप्थ के टर्म्स में कैसे देखेंगे, तो ρG के टर्म्स में देख सकते हैं हम। तो वो कैसे होगा, जो आपका वाटर डेप्थ कैसे निकालेंगे, तो हेड लॉस इन टर्म्स ऑफ वाटर डेप्थ इज गिवन बाय एनर्जी लॉस पर यूनिट विथ अपॉन ρG या गामा लिखते हैं इसको, गामा क्यू, गामा भी लिखते हैं, ρG भी यूज़ करते हैं। रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, G इज़ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
तो और क्यू की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, क्यू की वैल्यू हमें शायद 0.05 था यार, कुछ था, एक बार देख लूँ, 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है। तो वेट यस, तो 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को जब आप 9810 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करके हेड लॉस निकालोगे तो आपकी वैल्यू आती है 0.89 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस लोकेशन तक की हम बात कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में हमारा हेड लॉस कितना हुआ, 0.89 मीटर के अराउंड आ गया। अच्छा, तो जब मैं कैलकुलेट कर रहा था ना तो मेरी वैल्यू गलती से 89 मीटर आ गई थी, ठीक है। तो मैंने सोचा यार 89 मीटर कैसे हो सकता है, 89 मीटर ऑफ वाटर हाइट। अब ये इंपॉर्टेंट है सुनना, मैं ये जो बता रहा हूँ कि मेरी वैल्यू 89 आई तो मैं क्यों सरप्राइज हुआ, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं कैलकुलेट कर रहा था ना तो कुछ यूनिट्स मेरा कुछ गड़बड़ हो गया था, 89 मीटर आ गया था मेरे केस में। तो मैंने बोला यार 89 मीटर तो वाटर हाइट बहुत ज़्यादा है, ये कैसे हो सकता है, मुझे फिजिकली इंट्यूटिव नहीं लगा। तो फिर मैंने देखा कि यार वी नॉट स्क्वायर बाय 2g जो आपका वेलोसिटी हेड है वो तो 20.4 मीटर ही आ रहा है। तो जब काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड के पास वो 20.4 मीटर ऑफ हाइड्रोलिक हेड के आसपास है तो 89 मीटर लॉस कैसे हो सकता है। इसका मतलब जब एनर्जी आपके पास 20.4 है तो आप 89 कैसे लॉस कर सकते हो। तो फिर मैंने वहाँ से फिगर आउट कर लिया कि वो HL जो है उससे कम ही होना चाहिए, तो मैंने अपनी कैलकुलेशन को सुधारा। तो ये एक कॉमन सेंस चेक है और ये काफ़ी आपको बेनिफिशियल हो जाता है। मीन्स दीज थिंग्स आर प्रेटी बेनिफिशियल व्हेन यू एक्चुअली वर्क एट साइट, मे बी एनी किसी भी डैम के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या जो भी हाइड्रोलिक एप्लीकेशन है, इवन इन स्ट्रक्चर्स भी आप काम कर रहे हो, तो ये इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। इसलिए मैं जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसको फिजिकल रेलिवेंस से कनेक्ट कर रहा हूँ। सो आई ऑल्सो इनकरेज यू टू कीप थिंकिंग इन दैट पर्टिकुलर वे, ओके। तो अब हमने ये आपका मॉड्यूल 1 का पूरा सारी चीज़ें हो गई हैं, तो कुछ छूटा रहेगा तो आप मुझे बता देना, बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड ऑल। आई विल रिवाइज विथ यू वंस अगेन हाउ वी वेंट ऑन विद द थिंग्स। ये एक मेंटल पिक्चर होना आपके पास ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया था कि जो फ्लूइड एनालिसिस आप पढ़ते हो उस फ्लूइड एनालिसिस से रियल फ्लो में क्या डिफरेंस है। बात की थी विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्यों जनरेट हुई थी, क्योंकि सरफेस के प्रोट्रूशन से फ्रिक्शन जनरेट होता था, जिसकी वजह से नो स्लिप कंडीशन बन रहा था। नो स्लिप कंडीशन बनने की वजह से बाउंड्री लेयर मतलब कुछ हाइट अबव द सरफेस जो है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी अचीव नहीं हो पा रही थी। तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी अचीव हो रही थी पर्टिकुलर लेयर थिकनेस के बाद, और अगर प्लेट पे फ्लो कराओ तो ये प्लेट के एज पे बाउंड्री लेयर थिकनेस 0 होती थी, लेकिन धीरे धीरे बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ती थी। फिर हमने उसी फ्लो में ये भी बताया था कि फ्लो कुछ देर तक लेमिनर रहता है और फिर टर्बुलेंट हो जाता है। फिर लेमिनर और टर्बुलेंट में भी हमने बोला था कि एक टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के अंदर भी एक लेमिनर सब लेयर होता है। वो कैसे गवर्न होता है, तो वो गवर्न होता है कि आपका सरफेस हाइड्रोलॉजिकली स्मूथ है या रफ है। तो वो के वाला टर्म बताया था, 570 करके कुछ वैल्यूज़ बताए थे जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुए थे। उसमें एक वॉल शियर स्ट्रेस का टर्म आ रहा था। तो वॉल शियर स्ट्रेस के बारे में हमें पता तो था लेकिन उसकी वैल्यू पता नहीं थी। तो हमने क्या किया, वॉल शियर स्ट्रेस के बारे में आज पढ़ा, तो ये समझा कि भाई वॉल शियर स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है, बट उसको सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीपल इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, कॉन्टीन्यूटी के, प्रेशर के, और भी अलग अलग इक्वेशंस, और उनसे सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसका एक सॉल्यूशन ब्लॉसियस ने करके दिया, और ब्लॉसियस ने आपको करके दिया CFX, जो लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का टर्म हमने यूज़ किया, जिसमें बताया कि भाई वो एक रेशियो होता है विस्कस फोर्स या शियर स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू डायनेमिक फोर्स,
ठीक है। फिर उसमें हमने देखा कि वो अलग अलग एक्स पे वैल्यू अलग अलग है, तो उसमें हर बार du/dy का टर्म आ रहा था। हमने बोला कि भाई हर बार प्रेशर ग्रेडियंट निकालने से अच्छा है कि रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म में उसके रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सिंप्लीफाइड रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म्स में उसे रिप्रेजेंट किया। अब ये जो वैल्यूज़ रिप्रेजेंट की वो अलग अलग एक्स पे थी, टर्बुलेंट के लिए भी, लेमिनर के लिए भी। लेकिन मैंने बोला कि एक एवरेज वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। हाउ टू स्टडी दैट एवरेज वैल्यू? तो वो एवरेज वैल्यू हमने पता करने के लिए हमने ब्लॉसियस ने ही अलग इक्वेशन दिया, जिसमें हमने ये फाइंड आउट किया कि आपका जो कांस्टेंट टर्म है बस वो चेंज होता है, बाकी रिलेशनशिप सेम है। फिर हमने बाउंड्री लेयर सेपरेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, क्यों सेपरेशन ज़रूरी है वो भी बताया, और बाउंड्री लेयर सेपरेशन में क्या चीज़ें होती हैं वो भी डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी मूव्ड ऑन टू न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया कि बाउंड्री लेयर कंडीशंस की क्वेश्चन सबसे इजी हो सकते हैं कि अगर आपको एंड कंडीशंस मालूम है तो बस आप उस क्राइटेरिया को पुट करो और आप वेलोसिटी प्रोफाइल जनरेट कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन जो था वो था मोमेंटम और एनर्जी थिकनेस और एनर्जी लॉस के टर्म्स में। उसमें क्या देखा हमने कि हमें अगर वेलोसिटी प्रोफाइल मालूम हो, u/v0 मालूम हो, तो वहाँ से मोमेंटम, एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट सारे थिकनेस निकाल सकते हैं। और क्योंकि वो u/v0 के टर्म्स में होता है। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया कि जो इक्वेशन कहता है 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करने, वो हमें ज़रूरी नहीं है, हमें 0 से लेकर डेल्टा तक ही करना है, बाउंड्री लेयर थिकनेस तक ही करना है, क्योंकि उसके आगे वो इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। फिर जब हमने मोमेंटम और एनर्जी थिकनेस निकाल लिया, उससे एनर्जी लॉस निकाल लिया, और एनर्जी लॉस को जो हम लोग वाटर हेड के टर्म्स में नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं उसका हमने कैलकुलेशन देख लिया। तो ये आपकी चीज़ें मोस्टली जो है मॉड्यूल 1 के टर्म्स में कंप्लीट हो गई है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ओपन चैनल फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ it for today's class. So thank you.